हाय फ्रेंड, माय नेम इज डॉक्टर कपिल कुमार शर्मा। आज हम डाइजेशन से रिलेटेड एक सिम्टम्स जिसे कि डिस्फेजिया यानी डिफिकल्ट स्वेलोइंग बोलते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। आहार नाल यानी फूड पाइप की किसी भी समस्या की वजह से पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत यानी डिफिकल्ट स्वेलिंग हो सकती है। यदि कोई खाने को आहार नाल के ऊपरी सिरे से नीचे तक नहीं पहुंचा रहा तो उसको डिस्फेजिया हो सकता है। किसी कारणवश जैसे कि पार्किंसन डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर आहार नाल के ऊपरी सिरे की मसल वीक हो जाती हैं और खाना मुंह से आहार नाल में प्रवेश नहीं कर पाता। इस वजह से उन पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत महसूस होती है। इसको हम ट्रांसफर डिस्फेजिया बोलते हैं। आहार नाल यानी फूड पाइप में रुकावट होने की वजह से डिस्फेजिया हो सकता है और आहार नाल की मसल के अंदर नॉर्मल पेरिस्टालसिस के अभाव में और एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी डिस्फेजिया हो सकता है। तो अब हम जानेंगे आहार नाल के सिकुड़ने की वजह से के कारण क्या क्या हो सकते हैं। आहार नाल सिकुड़ने की वजह से भी डिस्फेजिया हो सकता है। यदि किसी को एसिड रिफ्लक्स की वजह से पेप्टिक स्ट्रक्चर बन सकती है, उसकी वजह से डिस्फेजिया हो सकता है। किसी ने कोरोसिव यानी तेजाब इंजेस्ट कर लिया है तो उनको कुछ टाइम के बाद में स्ट्रक्चर बन जाती है, उसकी वजह से डिस्फेजिया हो सकता है। कैंसर की वजह से कुछ दवाइयां जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, आयरन, पोटेशियम, इनकी वजह से भी डिस्फेजिया हो सकता है। किसी को आहार नाल के ऊपरी सिरे में एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसकी वजह से खाना आहार नाल में प्रवेश नहीं कर पाता, उनको डिस्फेजिया हो सकता है। और कभी कभी आहार नाल की मोटिलिटी डिसऑर्डर जैसे कि अक्लेजिया कार्डिया, डिफ्यूज इसोफेजल स्पाज्म, नटक्रैकर इसोफेगस, हाइपरकॉन्ट्रैक्टाइल इसोफेगस में भी खाना खाने में तकलीफ महसूस हो सकती है। अक्लेजिया कार्डिया एक आहार नाल की प्रमुख बीमारी है जिसके अंदर आहार नाल के कॉन्ट्रैक्शन लॉस्ट हो जाते हैं और आहार नाल के निचले सिरे का वाल्व समय पर नहीं खुल पाता, इसलिए खाना आहार नाल में ही फंसा रहता है, आमाशय तक नहीं उतर पाता। पेशेंट को खाना खाने में तकलीफ महसूस होती है। हाइपरकॉन्ट्रैक्टाइल इसोफेगस, डिफ्यूज इसोफेजल स्पाज्म, नटक्रैकर इसोफेगस के अंदर आहार नाल के कॉन्ट्रैक्शन काफी तीव्र हो जाते हैं और अनकोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, उसकी वजह से खाना आहार नाल में ही रुका रहता है, आगे प्रोपेल नहीं कर पाता और पेशेंट को खाना निगलने में तकलीफ महसूस होती है। इन सारे कारणों को जानने के बाद हम डिसाइड करते हैं पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और फिर उसको क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए और सब डायग्नोसिस करने के बाद में हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। मैं डॉक्टर कपिल कुमार शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। यदि आपको खाना खाने में, पानी पीने में दिक्कत हो रही है, यदि आपकी छाती में दर्द हो रहा है, यदि आपको जलन हो रही है और यदि आपका खाना वापस आ रहा है और आपको इंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है तो आप अक्लेजिया कार्डिया बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। अक्लेजिया कार्डिया एक आहार नाल की एक प्रमुख बीमारी है जिसके अंदर आहार नाल के वाल के न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं। इन न्यूरॉन नष्ट होने की वजह से आहार नाल का वाल नहीं खुल पाता, उसकी वजह से खाना आहार नाल से आमाशय में नहीं जा पाता। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो आहार नाल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी प्रभावित होते हैं, उसकी वजह से खाना ऊपरी सिरे से नीचे वाले सिरे तक सामान्य गति से नहीं पहुंच पाता। अधिक समय तक रुके रहने की वजह से आहार नाल धीरे धीरे चौड़ी हो जाती है और पानी, खाना सब वहाँ इकट्ठा होता रहता है। अक्लेजिया कार्डिया के प्रमुख लक्षण खाना एवं पानी पीने में चेस्ट पेन होना, रीवेजिटेशन होना। इस बीमारी के अंदर खाना आमाशय तक नहीं जाता तो डाइजेशन बराबर नहीं हो पाता, इस वजह से मरीजों को काफी वेट लॉस भी होता है और इन मरीजों के अंदर बार में फेफड़ों में इन्फेक्शन भी होता है। तो अब हम बात करेंगे इस बीमारी को कैसे डायग्नोस करें। इसको डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहली जांच है अपर जीआई एंडोस्कोपी। कैमरा लगा होता है वो आहार नाल में इमेज ली जाती है और आहार नाल की गंभीरता से जांच की जाती है। इस जांच के आधार पर हमें मालूम चलता है कि आहार नाल की जो अंदर की तरफ है वो सामान्य है या नहीं और उसके अंदर कोई और दिक्कत तो नहीं।
इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि जो आहार नाल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो सामान्य है या नहीं। और यह भी मालूम किया जाता है कि जो आहार नाल का वॉल है वह कितना टाइट है और उस वॉल के आसपास में कोई गार्ड और कोई रुकावट नहीं है। तो ये सब जानकारी हमें एंडोस्कोपी से मिलती है। दूसरी जांच होती है बेलिम्स। इसके अंदर मरीज को एक तरल पदार्थ मिलाया जाता है, उसके बाद में बहुत सारे एक्सरे लिए जाते हैं। ये जांच ये बताती है कि जो मरीज तरल पदार्थ ले रहा है वो कैसे आहार नाल से एमर्शन में जाता है, आहार नाल में कितनी चौड़ी हो चुकी है, आहार नाल में तरल पदार्थ रुक रहा है नहीं। तो ये सब जानकारी हमें बेलिम से मिलती है। अंत में एक प्रमुख तय जांच जो कि बहुत ही आवश्यक होती है इन मरीजों के लिए, जिसे बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन मैनोमेट्री। इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब नाक से इंट्रोड्यूस की जाती है। इस ट्यूब के अंदर बहुत सारे प्रेशर सेंसर लगे होते हैं जो आहार नाल के विभिन्न हिस्से पर प्रेशर नापते हैं। तो ये भी बताते हैं कि वाल्व के अंदर कितना प्रेशर है और जो आहार नाल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो सामान्य है, अधिक है, असंतुलित है। ये सारी जानकारी हमें इस मैनोमेट्री की जांच से मिलती है। मैनोमेट्री की जांच में ये भी बताती है कि यह एप्लेजिया कार्डियक कौन से तरह का है, 1, 2, 3, और ये एप्लेजिया कार्डियक को दूसरी सिमिलर बीमारी से डिफरेंशिएट भी करती है। ये जांच करवाने के बाद ही हम फैसला लेते हैं कि मरीज को कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में आती है दवाइयां बहुत ही कारगर सिद्ध नहीं है एप्लेजिया कार्डियक में, रेस्पॉन्स बहुत कम है, 5 से 10। दूसरी एक एंडोस्कोपी की प्रक्रिया जिसे बलून डायलेटेशन बोलते हैं। इसके अंदर एक बलून एंडोस्कोपी के जरिए आहार नाल के नीचे के सिरे पर इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस बलून को फुला दिया जाता है। जब ये बलून फूल जाता है जो स्टूल के फाइबर है उसको ये स्ट्रेच कर देता है। उसको स्ट्रेच करने की वजह से जो प्रेशर वो कम हो जाता है। पर बलून के साथ में प्रॉब्लम यह है कि बलून जब करते हैं तो उसकी रिजल्ट अच्छी नहीं होती, तो इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है। और कभी-कभी बलून करते वक्त आहार नाल के अंदर की परत के अंदर छेद होने की संभावना बढ़ती है, जिसकी वजह से कभी-कभी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। एंडोस्कोपी की बहुत ही नई पद्धति जिसको पोएम यानी कि पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी बोलते हैं, यह अक्लेजिया कार्डिया के मरीजों के अंदर परफॉर्म की जाती है। इस तकनीक के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तकनीक के अंदर यह पूरी एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। इसके अंदर मरीज को बाहर से कोई चीरा नहीं लगता। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है, पूरे एनेस्थीसिया में की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान मरीज बहुत ही जल्दी सामान्य हो जाते हैं। पोएम प्रोसीजर की 4 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसके आगे कैमरा लगा होता है वह आहार नाल में इंट्रोड्यूस की जाती है और आहार नाल के अंदर वाली परत म्यूकोजा पर इंसिजन लगाया जाता है। इस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट होने के बाद में सेकंड स्टेप के अंदर आहार नाल की म्यूकोजा को मसल से सेपरेट किया जाता है और थर्ड स्टेप के अंदर जो मसल्स एबनॉर्मल है, जिनके अंदर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन है, उसको बहुत ही गहन तरीके से देखते हुए उनको कट किया जाता है। और फोर्थ स्टेप के अंदर जो बाहर चीरा लगाया, इंसिजन लगाया हुआ था म्यूकोजा के अंदर, उसको क्लिप के द्वारा क्लोज कर दिया जाता है। मरीज को 24 से 48 घंटे के बाद में तरल पदार्थ दिए जाते हैं। तरल पदार्थ देने से पहले हम एक्सरे करके देख लेते हैं कि जहाँ क्लिप लगाई से वहाँ कोई लीकेज तो नहीं है और मरीज को 48 घंटे बाद में छुट्टी कर दी जाती है। कभी कभी कुछ मरीजों के अंदर रिफ्लक्स होता है, लेकिन जो ये रिफ्लक्स होता है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता, मरीज को सिम्टम्स नहीं आते। अधिकतर जो मरीज को हम पेंटोप्रोजोल या पीपीआई देते हैं उनसे ये रेस्पॉन्स कर जाता है। कभी कभी एक हल्का सा रक्तस्राव होता है प्रोसीजर करते वक्त, वो उसी टाइम कंट्रोल कर दिया जाता है। और दूसरा कभी कभी कुछ होने लीकेज के चांसेस होते हैं। ये 2 ही प्रमुखतः इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि इजीली टैकल कर लिए जाते हैं। Hi, my name is Saloon. I am from Jhansi. Last 15 years I was facing a disease you can say that was acrolesia cardia, but उसके बारे में मुझे पता ही नहीं था. I got to know this after a long time, सिर्फ on I think on 3rd of Feb on 2025.
देयर आई गॉट टू नो दैट दे टोल्ड मी कि 10 साल की उम्र थी तब मेरी, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, जैसा माइंड सेट एंड कोई बीमारी नहीं है, ऐसे पढ़ाई से भागने के लिए सिर्फ बोल रही है। एंड उसकी वजह से आई हैड टू फेस अ लॉट। नाउ आई फेल्ट कि अब बहुत ज़्यादा है, आई हैव टू शो द डॉक्टर्स। आई केम टू दिल्ली, यहाँ पर आई वेंट टू सर्वोदय हॉस्पिटल, आई मेट कपिल सर, आई गॉट एडमिट ऑन 3rd of Feb where I was going through lots of tests, मेरी endoscopy and there was some more tests which happened. There they came across and got to know that I have acrolesia cardia which was level 3. उसके बाद में सर ने बोला कि आपकी एक सर्जरी होगी, that will be poem. Listening surgery mindset, I was shocked and I was like, अब क्या? उन्होंने मुझे काम किया, डॉक्टर कपिल, there were sisters, nurses of सर्वोदय, everyone was so supportive. And my surgery was done. After one day, when I had a sip of water, glass of water, I felt it. मुझे यहाँ पर कुछ अटका नहीं। सलोनी को लंबे टाइम से खाना खाने में तकलीफ थी। धीरे धीरे ये बीमारी आगे बढ़ती गई। इनिशियल स्टेज में इवन तो घर वाले ने इसके सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया गया और इन्होंने सबसे पहले प्राइमरी केयर फिजिशियन को दिखाया, बाद में ENT को दिखाया, फिर MD मेडिसिन को दिखाया। वहाँ इनका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ, फिर इनको हमारे पास में रेफर किया गया। हमने एंडोस्कोपी और मैनोमेट्री की जांच करके ये कंफर्म किया कि इसको अक्लेजिया कार्डिया की बीमारी है। अक्लेजिया कार्डिया आहार नाल की एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आहार नाल के निचले हिस्से का वाल टाइट हो जाता है और खाना खाने वक्त ओपन नहीं हो पाता। इस वजह से खाना आहार नाल में इकट्ठा रहता है और खाना खाने में तकलीफ होती है। जब बीमारी आगे बढ़ जाती है तो दूसरे सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे लगातार किसी वजन का कम होना। सॉल्यूशन में हमने बताया कि आज एंडोस्कोपिक नवीनतम पद्धति जिसे कि पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी यानी पोएम प्रोसीजर बोलते हैं। एंडोस्कोपी की ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि बॉडी के अंदर कोई चीरा नहीं लगता, बट रिजल्ट सर्जरी जैसे ही होते हैं। ये पूरी एंडोस्कोपी द्वारा की जाती है। इसको करने में आधा से 1 घंटा लगता है और इसके बाद में पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। नेक्स्ट डे पेशेंट को लिक्विड डाइट दे दिया जाता है और नेक्स्ट डे ही पेशेंट की छुट्टी कर दी जाती है। 4-5 दिन में अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं और धीरे धीरे अपना काम भी करने लगते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको खाना खाने में तकलीफ है तो ये अक्लेजिया कार्डिया की बीमारी हो सकती है। आप तुरंत अपने नियर बाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, एंडोस्कोपी कराएं, मैनोमेट्री कराएं और सही समय पर इलाज लें। The pain which I was going through, and he have just rid me off from that pain. So thank you, Kapil sir. Thank you, Sarvodaya staff. Thank you, sisters. Thank you, nurses, everyone. My name is Kritika Upadhyay. I am from Jhansi. I was suffering from aclasia cardia from the last 2 years. और मैं कुछ भी सॉलिड या लिक्विड नहीं खा पा रही थी। बेसिकली अभी जनवरी से मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लिक्विड लेने में भी मेरे को तुरंत रिगर्जिटेशन हो रहा था। मुझे रेलवे हॉस्पिटल के थ्रू जो वहाँ पर सर्वोदय हॉस्पिटल के जो कंसल्टेंट थे योगेश शर्मा, उनके थ्रू मुझे डॉक्टर कपिल शर्मा का पता चला, जो कि यहाँ के हेड है एंडोस्कोपी और गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के। और फिर हमारी जो उनकी मैनेजर कीर्ति मैम, उनसे बात हुई थी। फिर हम यहाँ पर 13th की सुबह हम यहाँ आए थे। 13th को मेरे सारे टेस्ट हुए इधर और उसके बाद डॉक्टर कपिल ने मेरे को एडमिट होने के लिए बोला और उन्होंने बोला कि वो POEM करके एक सर्जरी होती है, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी सर्जरी करके वो करेंगे। तो कृतिका पे पोएम सर्जरी की गई। इस सर्जरी को करने के लिए 30 मिनट टू 45 मिनट थे। सर्जरी करने के 2 घंटे बाद में ही उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और नेक्स्ट डे उन्होंने लिक्विड डाइट लेना स्टार्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि 1 दिन बाद ही वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। उन्होंने 13th को मुझे एडमिट करा और 15th को मेरी सर्जरी हुई और आज 17th है। 2 दिन में आई एम टोटली फाइन। मेरे को अब उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है और आज उन्होंने मुझे थोड़ा सेमी लिक्विड डाइट भी देकर देखा, तो अब मुझे ना सॉल्विंग में कोई दिक्कत है, सॉलिड लिक्विड दोनों मैं अच्छे से ले पा रही हूँ। I would like to thank the whole Sarvodaya staff for helping me throughout. The nursing staff is very much helpful here. The whole management is very much helpful and all the facilities were given on time. I would really thank Dr. Kapil Sharma for giving me this new second chance and treating me really well. और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरे को कुछ समय से लगभग 1-1.5 साल से धीरे धीरे मैं खाना खाने की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो गई थी। तो मैं लास्ट स्टेज तक आते आते बिफोर द स्टेटमेंट मेरा 1 गिलास पानी लगभग आधे घंटे में मैं पी पाता था
और वो पानी भी थोड़ी देर बाद वोमिट हो जाता था। मेरा वेट लॉस होता चला जा रहा था रेगुलरली। सो फाइनली वी डिसाइडेड दैट देयर इज़ समथिंग विच वी आर नॉट एबल टू फाइंड कि ये है क्या चीज़। हम लोगों ने बहुत रिसर्च की और हमको कुछ भी नहीं मिला ऐसा। फिर हम लोगों ने सोचा कि व्हाई नॉट वी हैव टू गो विद अ गुड गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो कि ये बताएं कि क्या हो रहा है और ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर फाइनली हम डॉक्टर कपिल कुमार शर्मा सर के कांटेक्ट में आए। उन्होंने हमें देखा और हमें बताया कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, ऐसा हो क्यों रहा है और इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो डायरेक्टली मेरे को डायग्नोस कराने से पहले सर ने मेरे कुछ बेसिक टेस्ट किए, जिसमें एंडोस्कोपी था, कुछ ब्लड टेस्ट थे और उसके अलावा मेरा फिर बैरियम टेस्ट किया गया। तो जिसमें ये फाइंड हुआ कि इनको एक्लीजिया हो सकता है। एंड आफ्टर देन वी ट्राई टू रीच हिम। हर दिन हम लोग ट्राई करते थे और सर से सजेशंस लेते थे। तो सर ने हमको फिर मोनोमेट्री टेस्ट के लिए बोला और उसके बाद हमारा फाइनल हुआ एंड इट इज़ एक्लीजिया कार्डिया टाइप 1। और ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। टाइप 3 इज़ अ वेरी माइल्ड, टाइप 2 इज़ माइल्ड रहता है, मीडियम रहता है और टाइप 1 इज़ अ वेरी सीरियस स्टेज फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक अ सीरियस डिसीजन दैट कि इसके आगे आपको क्या करना है। फिर मैंने सर से बात की, कपिल सर से, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, शशि देयर इज़ ए ऑपरेशन विच इज़ कॉल्ड पोएम, POEM, और इसमें बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट होता है एंड इट विल मेक यू वेरी डिफरेंट इन बाय मीन ऑफ फीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी डिफरेंट फील करोगे। और इस ट्रीटमेंट के बाद फ्रेंड्स, नाउ आई एम द सेम शशि। आफ्टर जस्ट 1 वीक आई एम हियर अगेन कमिंग फॉर द कंसल्टेशन। और आज की डेट में मैं आधे मिनट के अंदर 3 गिलास पानी पी लेता हूँ एंड आई रियली फील कि हाँ वो मेरे एब्डोमेन में जा रहा है और वो गले में नहीं अटक। सर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद नाउ अ डे जस्ट आफ्टर 1 वीक मैं फील कर रहा हूँ कि या आई कैन ऑल्सो फीलिंग वेरी नॉर्मल, सभी लोगों की तरह हूँ और मैं भी खाना और अच्छे से खा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्लेजिया कार्डिया बीमारी के अंदर शुरुआती के अंदर सिम्टम्स होते हैं जो दूसरी बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि हमें गैस्ट्रोइसोफेजियल दिक्कत है, तो हार्ट बर्न होता है, तो चेस्ट पेन होता है। जब लेटर स्टेज आती है तब जाके खाना अटकना होता है। पहले फिर जब खाना अटकने लगता है तब तक काफ़ी देरी होती है। तो इस डिजीज का ट्रीटमेंट अर्ली करना है। जितना अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे उतना रेस्पॉन्स ज़्यादा आता है। और इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले एंडोस्कोपी की जाती है, वेरिएंट किया जाता है, तो कंफर्म किया जाता है मैनोमेट्री। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं पर ओरल एंडोस्कोपी मैथड, ये इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आहार नाल के अंदर की तरफ के अंदर इंसिजन लगाया जाता है। फिर आहार नाल की वॉल के अंदर एक टनल बनाई जाती है। इस टनल के द्वारा जो वॉल टाइट है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, मतलब आहार नाल के नीचे के सिरे की तरफ, तो एंडोस्कोपी से कट एंड ओपन किया जाता है और बाद में जहाँ लगाया गया है तो क्लोज कर दिया जाता है। इसका फायदा ये है कि प्रोसेस जो है 10 लेते हैं, ये जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है। इसके अंदर मरीज की कोई तकलीफ नहीं है और इसके अंदर बॉडी के अंदर कोई स्कार नहीं है और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। 48 आवर्स बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनकी सर्जरी कभी कुछ हुई नहीं। और इसके अंदर जो रिकवरी है इमीडिएट होती है, मतलब 24 आवर्स के बाद में पेशेंट रिपीट डाइट ले सकता है। आफ्टर फ्यू डेज सॉफ्ट डाइट स्टार्ट की जाती है, बाद में नॉर्मल डाइट हो जाती है। इसके जो इफेक्ट है काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, जो जिनको भी खाने में दिक्कत है, जलन है, छाती में दर्द है, वजन कम हो रहा है, उनको अपना एवोल्यूशन कराएं। उनकी प्रॉब्लम का एक कारण एक्लेजिया कार्डिया है और एक्लेजिया कार्डिया का डायग्नोसिस प्रॉपर टाइम में होना चाहिए और इसके लिए पॉइंट वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अभी 2 दिन पहले ही मेरी पोएम प्रोसीजर हुआ है एंड मैं
थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरी सर्जरी हुई है। थोड़े बहुत चेस्ट में ज़रा सा पेन है, वो भी ठीक हो जाएगा। आई नो, बिकॉज कल से मैं ठीक हूँ। और जहाँ मुझसे एक सिप पानी का भी नहीं पिया जा रहा था, मैंने कल पानी भी पिया है और आज जूस पिया है। अब मैं थोड़ी बेटर हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं निकला जा रहा था, एक पानी का सिप भी नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब पानी में आराम से पी पा रही हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। हम बात करते हैं एक्लेजिया कार्डिया के बारे में। एक्लेजिया कार्डिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आहार नाल के नीचे के सिरे का वाल्व टाइट हो जाता है। जैसे जैसे वाल्व टाइट होने लगता है, खाना आहार नाल में इकट्ठा होने लगता है और आहार नाल धीरे धीरे चौड़ी हो जाती है। मरीज को इनिशियली रिफ्लक्स के सिम्टम्स आते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, मरीज को खाना अटकना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम एंडोस्कोपी की जांच करते हैं। एंडोस्कोपी में ये देखते हैं कि आहार नाल कितनी चौड़ी हो गई है, आहार नाल के कॉन्ट्रैक्शन प्रभावित तो नहीं है और आहार नाल का वाल्व कितना टाइट है। और एक जांच जिससे एक्लेजिया कार्डिया को कंफर्म किया जाता है, जिसे मैनोमेट्री बोलते हैं। मैनोमेट्री की जांच के अंदर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब नाक से इंट्रोड्यूस की जाती है और इस ट्यूब के अंदर देखा जाता है कि आहार नाल के अंदर कितना प्रेशर है, वाल्व के अंदर कितना प्रेशर है, आहार नाल का वाल्व कितनी देर बाद खुल रहा है। तो मैनोमेट्री की जांच से ये कंफर्म होता है ये एक्लेजिया कार्डिया है या नहीं और किस तरह का एक्लेजिया कार्डिया और इसके लिए क्या निदान है। तो 5 सालों से ये सफ़र कर रहे थे एसिड रिफ्लक्स के इशू से। हमने काफ़ी डॉक्टर्स को उस टाइम पे कंसल्ट करा। चंडीगढ़ से हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं, प्रॉपर चंडीगढ़ में हैं, रहते हैं हम लोग। चंडीगढ़ में वैसे भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, पर टू बी फेयर मैं आपको बताऊं, इन 5 सालों के अंदर हमें कहीं से भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली जो गाइडेंस हमें कपिल सर ने दी है। अब इसलिए थोड़ा डिटेल बताता हूँ मैं किस तरीके से हम लोग पिछले 5 साल से इनका ट्रीटमेंट करवा रहे थे एसिड रिफ्लक्स का। उस टाइम पे हम लोगों ने एंडोस्कोपी करवाई पर उसमें कुछ भी नहीं हमें क्लियर करा गया। देन आफ्टर होम्योपैथिक के ऊपर हम लोग शिफ्ट हुए ये सोच के कि हाँ जी शायद होम्योपैथिक में इसका इलाज संभव रहेगा, लेकिन होम्योपैथिक ने एसिड रिफ्लक्स को तो थोड़ा कंट्रोल किया, पर कुछ दिनों पहले अप्रॉक्सीमेटली आज जैसे है डेट हमारी 26, तो अराउंड 15th ऑफ दिस मंथ हम लोगों ने इनका दोबारा से एंडोस्कोपी करवाया जिसमें सिम्टम्स नज़र आए कि इनको स्वेलिंग का जो इशू आ रहा है वो सर के द्वारा बताई गई प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन बहुत सर्च करा, इवन कि पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर भी हम लोगों ने अप्रोच करा, लेकिन वहाँ पर एज यू नो कि गवर्नमेंट प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम। तो वहाँ पर हम लोगों को लेकिन इतना टाइम नहीं था कि 10 दिनों तक या 15 दिनों तक हम लोग वेट कर सकें, बिकॉज मेरी वाइफ के गले से पानी तक भी स्वेलो होना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने गूगल को स्क्रॉल करा, यूट्यूब को स्क्रॉल करा और उसके माध्यम से हम लोग कपिल जी तक अप्रोच कर सके। हमने कपिल जी से डिस्कस करा, पूरी केस हिस्ट्री के बारे में इन्हें बताया और कुछ जो रिपोर्ट्स हमारे पास थी उन्हें इनसे शेयर करा। देन उसके बाद इन्होंने हमें सजेस्ट करा और इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड करा कि ये प्रॉब्लम जो है ये एक्लेजिया कार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए। और इन्होंने हमें जानकारी दी, इंट्रोड्यूस करा पोएम प्रोसेस के लिए। ये पोएम प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसके अंदर विदाउट एनी कट आपकी बॉडी में इस प्रोसेस को करा जाता है। और ये मेरे वाइफ इस चीज़ के लिए सामने बैठे हैं कि किस तरीके से इनकी सर्जरी की गई और इनको ये सर्जरी बिल्कुल ही पेनलेस रही। और अराउंड 2 दिन पहले ही सर ने जैसे अभी बताया है इनकी सर्जरी करी गई है और आज हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है और अब आपके सामने हम लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, यदि कोई लंबे टाइम से यदि रिफ्लक्स की समस्या से ग्रसित है लेकिन उनका वजन कम हो रहा है और दूसरे अलार्मिंग सिम्टम्स है जैसे कि खाना अटक रहा है, तो ये कोई दूसरी बीमारी का संदेशा हो सकता है। हमें इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रॉपर जांच करानी चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद ही इलाज निश्चित है। पोएम एक एंडोस्कोपी में एडवांसमेंट का उदाहरण है। एंडोस्कोप के जरिए ये पूरी सर्जरी की जाती। इसमें आहार नाल के अंदर की परत में एक छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है, फिर एक टनल बनाई जाती है जिससे कि आहार नाल के नीचे के सिरे के वाल्व तक पहुंचा जाए और इस वाल्व को केवल एंडोस्कोपी के जरिए कट एंड ओपन किया जाता है। जहां इंसिजन लगाया उसको क्लिप से क्लोज कर दिया जाता है और अंत में पेशेंट के अंदर कोई स्कार नहीं होता, कोई चीरा नहीं लगता। तो मैं सजेशन यही देना चाहूँगा कि जिन लोगों को एक्लेजिया कार्डिया की प्रॉब्लम है, पोएम उनके लिए एक प्रोसीजर है
जो वो करवा सकते हैं, उनसे उनकी रिकवरी फास्ट होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल कुमार शर्मा है। आई एम डायरेक्टर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बत्रा हॉस्पिटल मेडिकल रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली। आज हम आहार नाल से जुड़ी एक प्रमुख बीमारी जिसे कि अक्लेजिया कार्डिया बोलते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। अक्लेजिया कार्डिया जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, इसके अंदर निचले सिरे का वाल्व टाइट हो जाता है और आहार नाल के ऊपरी सिरे निचले सिरे के बीच में एक तनाव बन जाता है जिसे पेनिसोफेजियल प्रेशराइजेशन बोलते हैं। ये अक्लेजिया कार्डिया की पहली दूसरी स्टेज होती है। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, आहार नाल चौड़ी होती जाती है और ये टाइप 1 अक्लेजिया कार्डिया बन जाता है। और कुछ केसेस के अंदर आहार नाल के कॉन्ट्रिक्शन 3 हो जाते हैं, इसे टाइप 3 अक्लेजिया कार्डिया बोलते हैं। अक्लेजिया कार्डिया को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम एंडोस्कोपी एंड बेरियम की जांच करते हैं, बाद में इसको मैनोमेट्री द्वारा सब टाइप किया जाता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसके इलाज के लिए जो विकल्प की बात करें, बलून डायलेटिक सर्जरी एंड परओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। आज हमारे साथ में नितेश जी मौजूद हैं जो कि अक्लेजिया कार्डिया बीमारी से ग्रसित थे और इनके ऊपर पॉइंट प्रोसीजर जिसे कि परओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी बोलते हैं किया गया। अब ये काफी बेहतर है। अब नितेश जी आपको बताएंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही। नितेश जी। मेरा नाम नितेश कुमार रहा है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं इस बीमारी से करीब 1.5-2 साल से बहुत ग्रसित था। मैं बहुत परेशान था इस बीमारी से। चेस्ट में पेन होना, खाना का मुंह में आना, खाना निकलने में दिक्कत होना। मैं इतना परेशान था कि मैं दोस्तों क्या बताऊँ। ऐसा लगता था कि हर रात हर दिन मतलब बहुत कठिनाई से गुजर रहा था। मैंने कानपुर में, लखनऊ में बहुत सारे डॉक्टरों को, ENT को, गैस्ट्रो को, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाए, बट इसका कोई मतलब मुझे इलाज नहीं मिल पाया। मैंने बहुत पैसे खर्च किए, बहुत सारा समय खर्च किया, बहुत कठिनाई में समय गुजारा। ऐसा करते करते अचानक से सर की मुझे एक बार YouTube पे वीडियो मिल गई। मैंने सर को देखा तो जैसी मेरी प्रॉब्लम थी, सर ने बहुत सारी चीज़ों को बताया। मैंने बिना देर किए तुरंत सर के पास आया। सर के पास आने के बाद सर ने मेरी जांचें की, सर ने मेरी एंडोस्कोपी की, 1-2 जांचें और की और सर ने मुझे बताया कि तुम्हें एक्लेशिया कार्डिया नाम की बीमारी है और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल पहले जैसा कर दूंगा। फिर सर ने मुझे बताया कि इस बीमारी को करने के लिए, इस बीमारी का समाधान करने के लिए तेरे पास 3 विकल्प हैं। लेकिन सर ने मुझसे कहा कि एक सर्जरी है, पोएम सर्जरी, उसको करने के बाद तू बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। मैंने सर से बात की, अपने घर वालों से बात की और बात करके मैंने तुरंत ही सर के पास आया और इसकी सर्जरी मैंने करा ली। मेरी जिस दिन सर्जरी हुई उसके नेक्स्ट डे ही सर ने मुझे लिक्विड पिलाया और सर ने बिल्कुल जैसा बोला था वैसा बिल्कुल कर दिया। और 3 दिन के बाद मुझे सर ने लिक्विड सॉलिड धीरे धीरे करते सर ने मुझे सॉलिड पे ले आया। और आप देख सकते हो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे कहीं बॉडी पे कोई भी चीरा, कहीं भी कुछ नहीं है। और आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सर का, बत्रा हॉस्पिटल का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी पहले जैसी हुई। दोस्तों आप भी एक बार सर से देख लीजिए और आके अगर आपको कोई बीमारी है तो सर से आप एक बार बात कर सकते हैं। नितेश जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने एक अवेयरनेस क्रिएट करी अक्लेजिया कार्डिया में। हमारा एक उद्देश्य रहा है कि हम चाहते हैं कि जो लोग भी अक्लेजिया कार्डिया से सफ़र हो रहे हैं हम उनकी सफरिंग कम करें। तो अक्लेजिया कार्डिया के लिए जो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले 2015 में मेरे कजिन को ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। उसके ऊपर हमने परओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी जिसे पोएम बोलते हैं वो सर्जरी की थी और उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई थी। वो अभी तक भी उसको कोई तकलीफ नहीं है। तब से अब तक हम 100 परओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी यानी पोएम प्रोसीजर कर चुके हैं। हमारे अधिकतर पेशेंट एकदम ठीक है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब अभी उनको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये उद्देश्य है कि जो हम पोएम सर्जरी है उसमें हम मिनिमम कॉस्ट में करते हैं और हमारा ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमें काम करना है। हमारा बस एक ही मकसद है कि जो अक्लेजिया कार्डिया द्वारा जो लोगों को परेशानी हुई उस परेशानी को कम करना। धन्यवाद। Hello, I'm Abdullah Shalati from Jordan. I have symptoms of achalasia before 1.5 years. Okay, and then actually I know that it's achalasia type 2 from 6 months. So I searched for the solution for it, and they told me that the perfect solution for it is POEM. So I make POEM surgery actually before 1 week, okay, and now I feel more comfortable
the results, okay, for power, it was very good. So I have now eating and drinking anything, and I feel very comfortable. Special thanks for Sarvodaya Hospital and Dr. Kapil Sharma, and the nursing staff are very excellent, and also an international patient staff. This is all about the patient Abdullah who came to us from the Jordan. And what actually, he was super obese. His weight was 140 kilogram, and then he underwent sleeve gastrectomy, that is the surgery to be done for the obesity. After the surgery, he had a significant weight loss of around 45 kg. 1 and 2 years he remained okay, but what actually happened 2 years, he started to face a difficulty in the swallowing. Then subsequently he come to me, then we did a manometry done, upper GI endoscopy done, and time barium done. After these findings, we confirmed that he was suffering from the type 2 achalasia cardia, and subsequently he underwent peroral endoscopic myotomy, and after day 2 we allow him to take a liquid, and after 2 more days he was able to eat a soft diet, which you can see. So I would like to tell you that peroral endoscopic myotomy, which is the famous with the name of POEM, is the procedure to be done for the motility disorder of the esophagus, particularly achalasia cardia. Patient have a response immediately after the procedure. You can see second day he started taking liquid diet, subsequently all the diet. If anybody would suffer from these disorder, can come and consult us, and then we will able to give them best possible advice.